एंड ऑफ ब्रिटिश रूल एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब हमने आखिरी ये देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बुनियाद पर इलेक्शन हो गया था 1937 के अंदर, बहुत सारी सीट जीत गया था कांग्रेस। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई और ब्रिटिश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इंडिया को जो है पार्ट ऑफ द वॉर करार दिया, जबकि इंडियन मिनिस्टर्स जो थे कांग्रेस के, दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट कि हमें कंसल्ट के बगैर, और हमारी डिमांड ये है कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में आपके साथ जाएंगे तो उसके फौरन बाद हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट, टू विच ब्रिटिश डिड नॉट एग्री। तो कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने अपने अपने प्रोविंसेस की असेंबली से रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो मुस्लिम लीग ने वो डे जो है डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाया कि इट इज द एंड ऑफ कांग्रेस रूल, कांग्रेस टायरनी का एंड होता है। टायरनी तो एक इनफॉर्मल नेम, टायरनी और कांग्रेस राज ये इनफॉर्मल नेम्स दिए हुए थे मुस्लिम लीग ने। वैसे फॉर्मली कहें तो उसको कांग्रेस रूल कहेंगे। कांग्रेस रूल एंड होता है 1939 में, ठीक है। और ब्रिटिश अब जाहिर है और रिलेशनशिप सीक आउट कर रहा है और दूसरे इंडियन लीडर्स से कि अब जो मौजूद है वो प्रोविंसेस के अंदर जहां जहां बना सकते हैं हुकूमत बना ले। तो मुस्लिम लीग जब कांग्रेस हट गई तो मुस्लिम लीग नेचुरली नंबर ऑफ सीट्स में फिर वेटेज ज्यादा हुआ मुस्लिम लीग का, क्योंकि मेजर पार्टी हट गई तो जहां जहां बन सकती थी मुस्लिम लीग ने फॉर्म की 2 से 3 प्रोविंसेस में अपनी हुकूमत, ठीक है। और स्टिल अब बाकी प्रोविंसेस में क्या है, गवर्नर राज चल रहा है। गवर्नर मतलब अगर मिनिस्टर्स मौजूद नहीं इंडिया के तो फिर वो गवर्नर्स हैं जो पूरे प्रोविंस की हुकूमत को देख रहे हैं। बाकी सेंटर के अंदर तो वैसे ही ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वैसे डायरकी होते हुए ब्रिटिश के पास सबसे अहम डिपार्टमेंट उनके अपने पास थे और बाकी ट्रांसफर किए हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स को। तो वहां से भी भले उन्होंने रिजाइन दे दिया हो, लेकिन स्टिल सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी और प्रोविंसेस में भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट एक तरह से आ गई, गवर्नर रूल आ गया, ठीक है। और जहां जहां पॉसिबल था मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनाने का जिस प्रोविंस में, तो उनकी बनवा दी कि आप जो है ना गवर्नमेंट बना दे। ओके, यहां तक थे हम पीछे। कांग्रेस रिजाइन कर चुकी है, उसी के बारे में जो है ये बात दोबारा से स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 और इंडियाज पॉलिटिकल स्टांस। जब वर्ल्ड वॉर 2 आउटब्रेक हुई तो किस तरीके से ब्रिटिश वायसरॉय ने जो डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी एट वॉर है। और वो क्या क्या चाह रहे थे इंडिया से सपोर्ट, जो चाह रहे थे मैन पावर चाह रहे थे, रॉ मटेरियल चाह रहे थे, ये चाह रहे थे इंडिया खुद डिस्टेबलाइज्ड ना हो इटसेल्फ, कोई पॉलिटिकल इसके अंदर प्रोटेस्ट वगैरह ये सब ना हो रहे हो। और इंडियंस क्या चाह रहे थे, उसको एज एन एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी एक और आ गई हमारे पास वर्ल्ड वॉर के नाम से, तो अब ब्रिटिश की सपोर्ट करनी है ना अगर, तो इनसे कुछ कंसेशंस लिखवा लो, अभी से गारंटीज ले लो। ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू गिव दैट गारंटी कि वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद आपको फुल इंडिपेंडेंस मिलेगी, इसके लिए रेडी नहीं थे। बट इवेंचुअली आप देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ी बात। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चलो ब्रिटिश एग्री भी कर गए थे कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस कह रही थी नहीं, इमीडिएट पावर दो। पहले भी आप लोग प्रोमिसेस कर चुके थे, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है हमारा, आपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए थे, तो आप अभी इमीडिएट पावर दो हमें, इमीडिएट हमारी सेल्फ गवर्नमेंट दो तो हम सपोर्ट करेंगे आपको, सही है। एंड ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू गिव दैट इमीडिएट पावर, इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट तो नहीं देना चाह रहे थे। जब सेल्फ गवर्नमेंट बोलूं तो दोनों चीजें हो सकती है उसमें, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर या विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर तो मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर दूसरे ममालिक के साथ राब्ते वाब्ते सब इंडिया अपनी मर्जी से करेगा, दैट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उससे एक दर्जा नीचे आ जाते तो क्या, डोमिनियन स्टेटस, कि मुल्क की पूरी हुकूमत इंडियंस खुद चलाएंगे, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो या प्रोविंशियल हो। बस मुल्क के जो दूसरे मुल्क से राब्ते हैं ना, इंडिया के, चाइना के साथ राब्ते या रशिया के साथ राब्ते, वो किस मुल्क के साथ दोस्ती रखेगा, किससे नहीं रखेगा, ये चीज डिक्टेट करेगा ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश एम्पायर आपके टॉप पे इंटरनेशनल लेवल पे, बाकी इंडिया लेवल के अंदर रहते हो आप अपनी गवर्नमेंट पूरी कंप्लीट चलाओ, ठीक है। तो एक स्टेप फुल इंडिपेंडेंस से नीचे डोमिनियन स्टेटस। तो इंडियंस कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो या फुल इंडिपेंडेंस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो इमीडिएटली दो। कांग्रेस का ये डिमांड थी, मतलब वॉर खत्म होने का इंतजार भी नहीं। और ब्रिटिश एग्रीड थे वॉर खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, समझ रहे हो। तो बहरहाल वो तो इमीडिएट मांग रहे थे कि इमीडिएट कंट्रोल हमें चाहिए, कांग्रेस मांग रहे थे, और इस बुनियाद पर कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया क्योंकि ब्रिटिश नहीं माने। मुस्लिम लीग ने अच्छा ये पॉइंट पढ़ा, मुस्लिम लीग ब्रिटिश को वॉर के अंदर कंप्लीट सपोर्ट तो नहीं दे रही थी, लेकिन वो जो नाजी समझते हो कौन है,
नाजी कहलाते हैं, जर्मन्स को नाजी कहते हैं, ठीक है ना। जर्मनी की जो पार्टी थी हिटलर वाली वो कहलाती है नाजी पार्टी या नाजी रिजीम। रिजीम कहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को कह ले, चले उसको रिजीम कह ले। तो नाजी रिजीम के खिलाफ थे जिना कि नाजी जिस तरह की पार्टी है बड़ी फैशिस्ट पार्टी है। फैशिस्ट का मतलब ये होता है कि वो अपने डिक्टेशन करती है, अपने लॉज लेके आती है, ड्रैकोनियन लॉज लेके आती है और बहुत सिवियर किस्म के लॉज होते हैं और उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है, सही है ना। तो वो मतलब एग्री नहीं करते थे नाजी रिजीम से, लेकिन ब्रिटिश को वॉर के अंदर इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कर रही थी मुस्लिम लीग कि उनको पहले भी सपोर्ट करके देख चुके, कोई गारंटी दे हमें कि हम सपोर्ट करें तो उसके रिटर्न में क्या। ओके, मुस्लिम लीग की भी यही पोजीशन थी कि हम भी खुल के ऐसे नहीं सपोर्ट कर देंगे, कॉपरेशन जरूर करेंगे वॉर के अंदर, ऑनरेबल कॉपरेशन के हम आपके साइड है, मेंटली आपके साइड है, हमारे व्यूज आपके व्यूज से मैच होते हैं। नाजीज वाला जर्मनी के जो रिजीम है वो नहीं चलनी चाहिए, उससे मैच करते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोना ओपनली सपोर्ट विद आवर मैन पावर और वी कैन नॉट गारंटी दैट वी विल नॉट प्रोटेस्ट। हम तो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे इंडिया में रहते हुए। ये मुस्लिम लीग की पोजीशन थी, राइट। अच्छा, आगे देखेंगे तो गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब इंडिया को छोड़ के भागो, आप ब्रिटिश को के खिलाफ प्रोटेस्ट के इंडिया छोड़ के भागो। वो भी अगेन नॉन वायलेंट मूवमेंट थी कि वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां मिलेंगे प्लेकार्ड्स लेके खड़े हो जाएंगे, काम रोक देंगे, नॉन कॉपरेशन करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मुल्क छोड़ के ब्रिटिश जाए, बस बहुत हो गया, अब सेल्फ रूल चाहिए। तो क्योंकि अब पार्लियामेंट छोड़ के पीछे हट गया, अब कांग्रेस के पास क्या बचा, पार्लियामेंट तो जा नहीं रहे, फारिग बैठे हुए क्या करेंगे, अब रोज निकलेंगे प्रोटेस्ट करेंगे। सारे कारोबारी खैर सब अपने कारोबार तो नहीं बंद करते, लेकिन जिस जिस इदारों में है वहां से रिजाइन दे देंगे तो वो इदारे रुक जाएंगे, फिर वो उनके गेटों के बाहर ब्लॉकेट कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, आमदोरफ्त खत्म कर देंगे लोगों की, सही। तो ये सारे से रुकना, इकोनॉमिक सिस्टम बंद करने की बात हो जाती है। तो आगे जाके देखेंगे गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी। बहरहाल इसके अंदर रहते हुए बाय डेट्स काम करना बहुत जरूरी है हमें, तो मैं डेट्स के साथ बात करता हूं। 1939 एक इंपॉर्टेंट डेट है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इनिशिएट हो चुकी थी, ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने इंडिया को एट वॉर कंसिडर कर लिया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमारा कंप्लीट इमीडिएट सेल्फ रूल मिलना है, जो उनको नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज से, ठीक है जी। रिजाइन नहीं करके ऐसे नहीं बैठ गए, जैसे उन्होंने रिजाइन किया तो नेचुरली गवर्नर को अब संभालनी सारी असेंबली, लेकिन वो सबसे अपने अपने इदारों से बंदे हटा दिए, फिर हड़तालें शुरू कर दी, काम नहीं किया, स्ट्राइक्स वगैरह। तो इससे पूरा मुल्क का सिस्टम बैठना शुरू हो गया। जैसे कि मुल्क का सिस्टम बैठेगा तो लोग रोडों पे आ जाएंगे कि हमारी यूटिलिटीज बंद हो गई, वाटर बंद हो गया, या मसाइल हल नहीं हो रहे वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, कंप्लेंट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, सही। तो लोग रोडों पे आ जाएंगे। तो बहरहाल रिजाइन करने वाली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, और क्या गवर्नर राज अब दोबारा आ गया। खैर मुस्लिम लीग की क्या पोजीशन थी इस रिजाइन को देखकर, उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया कि मुक्ति मिली, रिलीफ मिला। ये 1939 के अंदर तीनों इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1940 के अंदर क्या होता है, एक बहुत मेजर 23 मार्च जो पाकिस्तान आज तक मनाता है, वो पाकिस्तान रिपब्लिक डे मनाता है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का की आजादी का दिन कह लो। एक 1947 है ना, वो तो फिजिकल आजादी का दिन है, लेकिन उसका आइडिया लेवल पे जो आजादी का सोच जो ऑफिशियली प्लेस की वो 1940 में की, लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रिपब्लिक डे, तीनों नाम देते हैं आप इसको, ठीक है। तो उसमें ये हुआ था 1940 में। क्विट इंडिया बाद में हुआ था, तो इसकी बात बाद में करूंगा। सो डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड 1940 में हुई, 23 मार्च 1940 में। 22, 23, 24 इन 3 दिन जो है मुस्लिम लीग का सेशन हुआ लाहौर में। मुस्लिम लीग के एनुअल सेशंस होते थे ना, ये वाला सालाना सेशन मार्च के महीने में हुआ था। जरूरी है कि दिसंबर में हो रहा, कभी नवंबर में हो रहा है, तो ये वाला मार्च में हुआ था। तो उसके अंदर जब एनुअल सेशन हुआ तो मुस्लिम लीग की जाहिर है बहुत सारे फॉलोअर्स उसको जो है ना उसमें गैदर होते हैं, और मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग किस्म की बड़ी ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती है, फिर फॉलोअर्स के साथ स्पीचेस भी होते हैं। तो उसके अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन मतलब कि अब हम इस चीज पे काम करेंगे। वो रेजोल्यूशन इससे पहले क्या था, जिनास 14 पॉइंट्स कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, माइनॉरिटी, अब के सेपरेट होमलैंड के ऊपर काम करेंगे ऑफिशियली। ये पोजीशन हो गई जिसमें जिना भी अब साथ है उसमें, ठीक है। वो लाहौर रेजोल्यूशन कहलाता है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होगी, और लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कही गई उसमें 2 थी,
नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी जोन्स। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मेजॉरिटी जोन्स बनेंगे पाकिस्तान का हिस्सा। अगर दिस पार्ट इज इंडिया, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस पार्ट इज नॉर्थ ईस्ट। ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। सही है। इससे पहले अगर अल्लामा इकबाल के विजन की बात करें तो उसमें सिर्फ इसकी बात हो रही थी। चौधरी रहमत अली ने जो जिक्र किया उसमें भी सिर्फ इसकी बात हो रही थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर ये वाले भी बंगाल की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको भी पार्ट ऑफ इट बनाएंगे। वो भी सपोर्ट कर रहे थे लाहौर रेजोल्यूशन को, पाकिस्तान रेजोल्यूशन को। बंगाल के रीजन के जो मुसलमान थे या मुस्लिम मेजॉरिटी वो भी सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट ये ये प्रपोजल जो है ना, ये प्रपोज ही फजलुल हक जो बंगाल से ताल्लुक रखते थे, लीडर थे, उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन का जो लाहौर रेजोल्यूशन का जो प्रपोजल है उन्होंने पेश किया पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला, उनका ताल्लुक बंगाल से ही था। तो बंगाल के मुसलमान मेजॉरिटी भी पार्ट ऑफ दैट्स व्हाई जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो 7 इंडिपेंडेंस मिली, ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की। द वर्ड पाकिस्तान वाज नॉट यूज्ड। इस लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का लफ्ज यूज नहीं हुआ। ये तो प्रेस जो नहीं रिलीज करती है कि प्रिंटिंग करके न्यूज पेश कर रहे हैं, क्योंकि उस लाहौर रेजोल्यूशन में जिक्र था कि इंडिपेंडेंट स्टेट होगी जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो उसका प्रेस ने उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन की हेडिंग दे दी। जो मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, और तब से वो जो प्रेस है ना उसकी कही हुई बात ही मुंह पे चढ़ गई, उसका प्रिंटेड जो मटेरियल वही मुंह पे चढ़ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है 1940 ऑनवर्ड्स जो भी कदम उठाएंगे वो इस बात को सोचते उठाएंगे कि सेपरेट होमलैंड की तरफ जाना है। मतलब अगर बीच में कोई बात मान भी ली ब्रिटिश की कि अभी सेपरेट होमलैंड नहीं, तो वो इतनी ही बात मानेंगे जो बाद में सेपरेट होमलैंड की तरफ लेके जाए। क्लियर हो रही है? माइंडसेट रखना। जिना भी सेपरेट होमलैंड का सोचा, लेकिन जिना वुड वर्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर स्टेप बाय स्टेप। तो सेपरेट होमलैंड पे जाने के लिए जो भी स्टेप बीच में, अगर ऐसे स्टेप्स है कि छोटे ही कदम सही लेकिन सेपरेट होमलैंड की तरफ लेके जा सकते हैं फ्यूचर में, तो वही वाले स्टेप्स बस एग्री करेंगे। सही। इस बात को लेके मजीद आगे चलते हैं। ब्रिटिश ने 1942 में एक अपनी डेलीगेशन बनाई। देखो बेटा, डेलीगेशन का लफ्ज यूज करूं मैं या डेपुटेशन का लफ्ज यूज करूं या कमीशन का लफ्ज यूज करूं, मतलब कमेटी या कमीशन का लफ्ज यूज करूं या मिशन का लफ्ज यूज करूं। इस सब का मतलब आप मोर और लेस सेम ही समझना कि एक ग्रुप बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जो किसी चीज पे काम करने लग रही है। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन, ये ब्रिटिश की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया जो एक नए मिशन के ऊपर काम करेगा। वो मिशन क्या है? 1942 में 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट बाय ब्रिटेन टू विन इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। ब्रिटिश सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है इंडिया भेजा गया, ब्रिटेन से इंडिया भेजा गया कि इंडियन की सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो उस सपोर्ट में कम से कम इतनी सपोर्ट होनी चाहिए विद इन इंडिया तो पीस रखो अभी। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स आए नेगोशिएशंस के लिए। उन्होंने ऑफर किया फुल डोमिनियन स्टेटस मिलेगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पूरा डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को। सिर्फ हम एक्सटर्नल आपके फॉरेन पॉलिसी को संभालेंगे कि किस दूसरे ममालिक के साथ क्या राब्ते हैं, लेकिन विद इन इंडिया कंप्लीट आपकी गवर्नमेंट होगी। मतलब सेंटर के अंदर भी डायरकी खत्म हो जाएगी। तब सेंटर के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट, प्रोविंसेस में तो वैसे आपकी गवर्नमेंट चल रही है, हमने मानी हुई है। जो हुई भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था उसके अंदर मान भी लिए थे हमने, और उससे गवर्नमेंट भी बन गई थी। आपने खुद ही ने डिजाइन दिया ना। तो प्रोविंसेस में आपकी गवर्नमेंट पूरी है और इसके अलावा सेंटर में भी आपकी पूरी गवर्नमेंट हो जाएगी, पूरा मुल्क आपका अपना चलाने के लिए। बस डोमिनियन स्टेटस का मतलब, फिर रिपीट 1000वीं दफा करूंगा, क्या कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्रिटिश का से होगा कि आप किस मुल्क से राब्ते अच्छे रख सकते हैं, बुरा रख सकते हैं, इसमें ब्रिटिश की बात मानी जाएगी। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। तो वो मिल जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इंक्लूडिंग द राइट फॉर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिप्स मिशन कह रहे हैं एक तो आपको फुल डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, और इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको हक देंगे, राइट देंगे। किसको? प्रोविंसेस को भी, प्रिंसेस को भी, प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट को, प्रिंसली
स्टेट्स, उन दोनों को राइट्स होंगे कि वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मतलब वो चाहे तो इंडिपेंडेंट होना, चाहे तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वो डोमिनियन स्टेटस वाले इंडिया से अगर कोई प्रोविंस चाहता है हम इस इंडिया का पार्ट भी नहीं बनना चाहता, हम अलग आजादी चाहिए, तो वो हो सकता है चाहे तो वो जो फेडरेशन इंडिया की पूरी बनेगी, जो फेडरेशन अभी भी बनी हुई है लेकिन सेंटर में अभी ब्रिटिश राज है ना, तो सेंटर से भी ब्रिटिश राज हट जाएगा, पूरी फेडरेशन इंडियन गवर्नमेंट होगी, सारे इंडियन मिनिस्टर्स होंगे, उसमें भी रहते हुए जो प्रोविंसेस हटना चाहे हट सकते हैं, उनके पास राइट है। प्रिंसेस को तो पहले भी राइट था ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी प्रिंसेस को ये राइट मिला हुआ था कि चाहो तो ज्वाइन करो फेडरेशन, ना चाहो तो ना करो, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जो प्रोविंसेस है वो भी जो प्रोविंस चाहे ज्वाइन करे या जो चाहे ना करे, तो जिन्ना वुड बी हैप्पी अबाउट इट, ये तो सही है। मुस्लिम लीग वुड बी हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट अपना क्रिप्स मिशन हमें यह हक दे रहा है कि फ्यूचर में जब इंडिया का डोमिनियन स्टेटस हो जाएगा तो हम प्रोविंसेस अगर अलग होना चाहते हैं कि हम उसका पार्ट नहीं है, हम अलग एक हुकूमत है, तो हम हो जाएंगे अलग। सही है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एक स्टेप ऊपर रहा ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसकी बनस्बत क्रिप्स मिशन ने जो हुकूक प्रिंसली स्टेट्स को दिए थे, कहा था हम प्रोविंसेस को भी वही हुकूक देंगे, लेकिन कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा सपोर्ट करोगे तब। सही है जी। और इलेक्शंस कब होंगे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाए उसके बाद इलेक्शंस होंगे। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होगी? 1945। जी नहीं, पहले डिसाइडेड थोड़ी है, पता थोड़ी वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होगी। ये बातें कब हो रही है? ये 1942 के अंदर बातें हो रही है, पता थोड़ी 3 साल बाद खत्म होगी। इंडियंस को भी नहीं पता कब खत्म होगी। सही। लेकिन ये बात है कि इलेक्शन अब अगले जो होंगे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होंगे। अब इलेक्शन जब तक नहीं होता गवर्नर रूल रहेगा, जहां जैसा रूल है वहां रहेगा, ठीक है, पर उस दौरान कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना करे, ये चाह रहा था क्रिप्स मिशन। और जो सपोर्ट चाहिए इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन को, जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो मैन पावर, चाहे वो रॉ मटेरियल, वो सारी चीजें सॉफ्टली अवेलेबल होंगी ब्रिटिश के लिए, उसके अंदर कोई रुकावट ही नहीं डाली जाएंगी और इंडिया को चलते रहने दो। ये इनके डिमांड थे, और फिर आपको हम आपका इंडिया पूरा दे देंगे, सिर्फ हम ऊपर बैठे रहेंगे उसके। इलेक्शंस होंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और इलेक्शन से जब इलेक्शन होने के बाद जो असेंबली बनती है, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन होने के बाद जो असेंबली बनती है उसे हम कहते हैं एस्टेब्लिश्ड असेंबली, बनी हुई असेंबली, एस्टेब्लिश्ड असेंबली या मेड असेंबली, बनी हुई असेंबली। असेंबली क्या होती है? बहुत सारे लोग असेंबल होते हैं। वो लोग कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। पर ये दोनों वर्ड्स यूज नहीं होते। वर्ड क्या यूज होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। क्या? कॉन्स्टिट्यूट करना का मतलब क्या होता है? कोई चीज बनाना। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब कोई चीज बनाना, तो इसको कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली कहते हैं। लेकिन कौन सी ये इस कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली को जो आप वहां पर देखोगे तो उसका नाम कॉन्स्टिट्यूटेड भी नहीं दिखेगा, बल्कि लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब क्या है? बनी हुई असेंबली। तो इस वर्ड से भागना नहीं, इसका मतलब बनी हुई असेंबली। किससे बनी हुई असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे जो असेंबली बनते हैं उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सही। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी बुनियाद पे बनी हुई असेंबली। बस उसमें एक चीज चेंज है, वो क्या है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर से प्रिंसली स्टेट्स को राइट था कि वो चाहे तो जुड़े चाहे तो निकले, लेकिन अब क्रिप्स मिशन के बाद उसमें वो वाला हक एक्सटेंड हो गया प्रोविंसेस के पास भी, कि जब अब नेक्स्ट जब भी गवर्नमेंट बनेगी इलेक्शंस के बाद, तो उसका चाहे तो वो हिस्सा बने या ना बने, जो जो प्रोविंस बनना चाहते हैं उसका हिस्सा। ठीक है जी। कांग्रेस का रिएक्शन इसमें क्या है? कांग्रेस ने रिजेक्ट किया कि कोई भी पोस्ट वॉर वाले प्रोविंसेस हम वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करने लगेंगे, हमें क्या चाहिए? इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट। पोस्ट वॉर, वॉर के बाद वाली बातें हमें नहीं चाहिए। गांधी ने रिडिक्यूल किया क्रिप्स मिशन को, मतलब आप कह लो कि ह्यूमिलिएट किया या इंसल्ट किया क्रिप्स मिशन को, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट के साथ। ये स्टेटमेंट थोड़ी समझाता भी हूं। पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, गांधी ने ये कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बैंक है, लेट सपोज एक बैंक है जो खत्म होने वाला है, लेट सपोज 30 अप्रैल 2026 में एक बैंक है खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया कि बैंक बस अपने अपने वाइंड अप करना शुरू हो जाए, 2 महीने 3 महीने दिए इसको
और ये खत्म होने वाला है। कोर्ट ने उनके ऊपर सैंक्शन वो लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, अब ये बैंक नहीं चलेगा। ये इल प्रैक्टिसेस में फाइंड किया गया, राइट। वो बैंक का नाम लेट सपोज कुछ भी है, बैंक का नाम जो है AYL लिमिटेड बैंक है, AYL लिमिटेड बैंक है कोई, उस AYL लिमिटेड बैंक की मेरे पास चेकबुक है, आप मुझसे पेमेंट लेने आते हो, AYL बैंक लिमिटेड की चेकबुक में पेमेंट लाइक चेक बना के देता हूं आपको, 50,000 रुपए का चेक बना के देता हूं कि आप वहां से बैंक से निकाल लेना, लेकिन आज मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ये आप निकालना 5 मई को। तो आज अगर मैं वो चेक दे रहा हूं, लेट्स सपोज आज फरवरी की कोई तारीख है, आज से 3-4 महीने बाद का चेक दे रहा हूं, ये पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, बाद की डेट का चेक। आज ही नहीं करा सकते कैश, जब तक 5 महीने आएगी आप कैश नहीं करा सकते वो चेक। सो दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक, और वो किस बैंक का चेक है, जो कि ऑलरेडी फेल होने वाला है उससे पहले। तो ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम योग करेंगे, जो आप करेंगे ना उससे पहले आप वैसे ही चले जाएंगे। क्यों, ऐसे कैसे चले आएंगे? क्योंकि हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट चलाने जा रहे हैं आपके लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट आप लेके आए हो कि वॉर के बाद हम ये करेंगे, आप आ गए, इससे पहले हम आपके पास आने वाले थे क्विट इंडिया। तो आप जो लेके आ रहे हो, ये बात की बात है, ये तब बात की बात है, उससे पहले आप जा चुके होंगे, क्योंकि हम जो मिशन लेके आ रहे हो क्विट इंडिया मूवमेंट है। सो बड़ा प्यारी स्टेटमेंट लगती है ये, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक, ये गांधी ने एक स्टेटमेंट दी। अच्छा, मुस्लिम लीग का ये जो क्रिप्स मिशन है, गांधी ने उसको क्या बोल दिया कि तो छोड़ ही दो, हमें तो इमीडिएट चाहिए कंट्रोल, और वैसे भी आप जो क्रिप्स मिशन लेके आए हो दैट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। मुस्लिम लीग क्या कह रही है? मुस्लिम लीग खुश हो गई क्रिप्स मिशन देख के। क्यों? वो ये देख के खुश हो गई कि प्रोविंस से चूज कर सकते थे विड्रॉ करना। जब कभी भी अब इलेक्शन हो रहे होंगे तो प्रोविंसेस कह सकते हैं कि हम विड्रॉ हो रहे हैं, तो उसमें से हमारे जो मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, ठीक है, वो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, या बलूचिस्तान हो गया, NWFP हो गया, या ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड होगी जिसका लाहौर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है, तो हम विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, उस विड्रॉ को करने के लिए भी वो इलेक्शन जीतना पहले जरूरी है, पहले प्रोविंसेस में हुकूमत तो बनानी है ना। वो पिछले इलेक्शन की परफॉर्मेंस आपने देख ली क्या थी, कहीं भी हुकूमत बनी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुश थे कि कल को कभी भी हम हुकूमत में अगर आ गए, पॉपुलर हो गए, तो उस प्रोविंस को हम फिर अलग कर सकते हैं। ये सोच के साथ क्रिप्स मिशन को वेलकम किया किसने? मुस्लिम लीग ने। तो हाँ, नहीं किया क्यों? सॉरी यार, आई डिडंट नो, मैं प्लीज देख के खुश हो गया था, मैं भी खुद भूल गया। हाँ, ओके ओके ओके, एक चीज क्रिप्स मिशन के अंदर एक्सप्लिसिटली चाहिए थी कि यू कुड चूज टू विड्रॉ, तो बोल लो, लेकिन हमने जो लाहौर रेजोल्यूशन पास किया है उससे लिंक में ये रिलेट होना चाहिए कि इसमें एक्सप्लिसिटली बयान होना चाहिए कि कल को अगर सेपरेट मुल्क भी बनाना चाह रहे हैं पोस्ट वॉर, तो जो प्रोविंस से मिलकर सेपरेट मुल्क बनाना चाह रहे हो सेपरेट मुल्क बनाएंगे। ये एक डिमांड साथ रखी गई इसके, ये क्रिप्स मिशन की तरफ से नहीं पेश था, उसमें बस साइलेंट एक बात थी कि जो उस प्रोविंस हटना चाहता है वो हट सकता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि ये अभी इनकम्प्लीट है क्रिप्स मिशन की स्टेटमेंट। क्रिप्स मिशन के प्लान में शामिल होना चाहिए कि जिसमें मुस्लिम स्टेट्स का बाकायदा लिखा होना चाहिए कि फ्यूचर मुस्लिम स्टेट्स अगर अलग मुल्क बनाना चाह रही तो वो भी बन सके, पर क्रिप्स मिशन कभी भी ये नहीं लिखता। वैसे उनको पता है कि कांग्रेस रिजेक्ट करने वाली है, और उसमें ये वाला पॉइंट डाल दे, एक्सप्लिसिटली डाल दे, तो वो तो नहीं करे, तो मुस्लिम लीग मानेगी तो कांग्रेस नहीं मानेगी, और कांग्रेस से तो खैर वैसे भी नहीं मान रही। तो नहीं, प्लीज तो थे एक चीज देख के, लेकिन एक्सप्लिसिटली अबाउट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो उस बात से मिलती जुलती है लेकिन और ज्यादा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुके थे, क्रिप्स मिशन में उसका जिक्र होना चाहिए था। मुस्लिम लीग ये एक्सपेक्ट करती है, तो दोनों ही मेजर पार्टीज ने रिफ्यूज कर दिया, क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया पूरे तौर पे। क्रिप्स मिशन भी एक और अटेम्प्ट थी जो कि फेल हो गई ब्रिटिश की तरफ से। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, मतलब कांग्रेस ने चलाई, और जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट चली 1942 में, ब्रिटिश गवर्नर रूल है ना अब तो हर जगह, हर प्रोविंस की पुलिस के ब्रिटिश के हाथ में, क्योंकि प्रोविंस के मिनिस्टर्स तो हट गए ना, गवर्नर राज वहां। इसके अलावा सेंटर, पूरे सेंटर की भी सारी आर्मी मिलिट्री किसके कंट्रोल में? ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो उन्होंने वो मूवमेंट को क्रश करना शुरू कर दिया, लोगों को थका, मतलब या के बाद दीगर बहुत स्पीड से इंप्रिजन करना शुरू कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर लोग निकले कांग्रेस की तरफ से, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्विट इंडिया मूवमेंट सपोर्ट पार्शली करती, क्विट इंडिया बट बिफोर क्विटिंग, ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया बट बिफोर क्विटिंग मुसलमानों को उनका सेपरेट मुल्क दिला के जाए। अभी मुस्लिम लीग की ये पोजीशन थी, सो दे वुड नेवर वांट टू मेक ब्रिटिश क्विट इंडिया बिफोर मुस्लिम्स गेट सेपरेट होमलैंड, ओके।
दैट्स व्हाई ओनली कांग्रेस या दूसरी हिंदू पार्टी जो कांग्रेस के साथ मिली होंगी, उन्होंने इस मूवमेंट का के अंदर जो है ना शिरकत की, क्विट इंडिया मूवमेंट में। डू और डाई स्लोगन के साथ थी ये मूवमेंट कि या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे, कि इस दफा जो है ना ब्रिटिश को निकाल के छोड़ेंगे। गांधी को अरेस्ट कर दिया, नेहरू को अरेस्ट कर दिया, इनफैक्ट पूरी कांग्रेस की वो कमेटी जिस मूवमेंट को लीड कर रही थी, पूरे सारे टॉप लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया। 60,000 कांग्रेस के एक्टिविस्ट बंद कर दिए गए जेलों में, सही ना, जो बहुत बहुत बड़ा नंबर है फॉलोअर्स का। कांग्रेस को बैन कर दिया गया, कि आउटलॉ कर दिया, ये अब ये पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी बैंड है, ठीक है। बीच बीच में अब वायलेंट प्रोटेस्ट भी इरप्ट होना शुरू हो गया रैंडमली। किसी इलाके में वायलेंट प्रोटेस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट अटैक हो जाता था, कहीं हो जाता था। अब ये आम सी बात हल्के हल्के करके होना शुरू हो गई थी। एक जमाने में ब्रिटिश के अगेंस्ट वायलेंस होने पे ब्रिटिश ने बहुत खतरनाक जो है ना जस्टिस के नाम पे बदला लिया था, रोडों पे रगड़वा दिया था और सब। लेकिन अब जो है ना हर इलाके में कोई ना कोई वायलेंस है, इतना सारा एक साथ नहीं क्रश कर सकते ब्रिटिश। पर ब्रिटिश ने उन वायलेंस को फिर भी क्रश करने के लिए अगर इकदाम उठाएंगे तो फिर अब वो इकदाम वही वॉर वाले होंगे। मशीन गन्स, एरियल बॉम्बिंग। एरियल बॉम्बिंग क्या होती है? हवाई बम्स, ठीक है। तो अब लार्ज स्केल पे जहां पर प्रोटेस्ट है वहां पर बॉम्ब मार दिए, मशीन गन्स के से मार दिया। अब तो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी भी आगे चली गई। स्क्वाड फायरिंग वाला चीज खत्म ना। स्क्वाड फायरिंग में तो बहुत सारे स्क्वाड मस्केट गन्स के साथ होते हैं जो एक एक फायर करती है। अमृतसर मैसेकर में हुई थी वो। पर अब तक मशीन गन्स आ चुकी है, एरियल बॉम्बिंग आ चुकी है। वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं ब्रिटिश, तो उनकी वेपनरी भी बड़ी स्ट्रांग होनी है ना। तो उन्होंने इस तरीके से क्रश किया और हजारों लोगों की जाने गई हैं इन प्रोटेस्ट के अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। कांग्रेस लीडर्स रिमेन्ड इम्प्रिजन टिल 1945। 1945 तक कांग्रेस के लोगों को इम्प्रिजन ही रखा गया। 1947 में आजादी होगी, बहुत करीब आ गया मामला। कांग्रेस की लीडरशिप अंदर है तो कांग्रेस खुल के कुछ कर नहीं पा रही। गांधी को लिखा है खाली 1944 में छोड़ा था, हेल्थ रीजंस की बुनियाद पे छोड़ा था वो भी, कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, मतलब कुछ उनके हेल्थ इश्यूज थे, तो उस बुनियाद पे जल्दी छोड़ दिया था। क्योंकि एक लीडर अगर मर जाता है इम्प्रिजन में तो जो आवाम बाहर है, जो अभी घर बैठी, वो भी मुश्तइल हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के करना होता है। द मूवमेंट फेल्ड टू इजेक्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट फेल कर गई वॉर के दरमियान, वर्ल्ड वॉर के दरमियान ब्रिटिश को बाहर निकालने में फेल कर गई, ठीक है। 1945 तक अगर कांग्रेस को इम्प्रिजन रखा है, कांग्रेस के लीडर्स को, तो 1945 में तो वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई ना, 2। सही है जी, इसको भी ध्यान में रखें। अच्छा, मुस्लिम लीग का क्या है? मुस्लिम लीग कुड फोरसी, वो आगे देख सकती थी कि ब्रिटिश अगर चले गए तो हिंदू डोमिनेट कर लेंगे, जो पहले भी 1937-39 के इलेक्शन में हम देख चुके हैं। तो ब्रिटिश के जाने से पहले ब्रिटिश को क्विट कराने की किसी हिस्से में हम साथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, बल्कि ब्रिटिश को क्विट करने वालों का साथ नहीं दिया, बल्कि ब्रिटिश का साथ दिया कि वो मेंटेन रहे और वो हमें सेपरेट होमलैंड दिला के जाए। अच्छा, जब गांधी निकले 1944 में, तो गांधी जिना टॉक्स के नाम से कुछ सिटिंग्स हुई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के घर में गांधी जी आके उनके साथ मीटिंग्स करते थे। फ्रैंक टॉक्स डिस्कशंस होते हैं, फ्रैंक डिस्कशंस होते थे, मतलब ओपन डिस्कशंस होते थे। कोई पार्टी पॉलिसी के तौर पे नहीं होते थे, लेकिन फ्यूचर पॉलिटिक्स के तौर पे जरूर होते थे। ये जो कह देंगे उस डिस्कशन में, वो हतमी बात नहीं हो जाएगी। हतमी बात करने के लिए कांग्रेस के रेजोल्यूशन, कांग्रेस के एनुअल सेशन या कांग्रेस की किसी मीटिंग में पास होनी जरूरी है। और मुस्लिम लीग की कोई पोजीशन है तो गांधी जो जिना बोल देंगे वो नहीं होगा। जिना मुस्लिम लीग के सेशन के अंदर वो रेजोल्यूशन के तौर पे पास करा के पेश करेंगे, राइट? क्यों समझना। जब गांधी रिलीज हुए तो 1944 में ही सॉट अ मीटिंग विद जिना। उन्होंने मीटिंग्स, एक्चुअली होना चाहिए लिखा हुआ, उन्होंने जिना के साथ मीटिंग्स करने का सोचा, ठीक है, ताकि वो कांग्रेस और लीग के दरमियान कोई रिलेशनशिप डेवलप कर सके, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सके। कब? ब्रिटिश के जाने से पहले। और ब्रिटिश अभी जा भी नहीं रहे, लेकिन एक कांग्रेस और लीग के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाए ब्रिटिश जाने से पहले। उनके डिस्कशंस हुए थे 9 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक 1944 के। अच्छा, अभी कांग्रेस की लीडरशिप बाकी क्या है? जेल में। गांधी पहले छूट गए ना, सही। और कहां पर हुई? जिना, मोहम्मद अली जिना का घर बॉम्बे में था तब, वहां पर ये मीटिंग्स हुई थी। दे फ्रैंकली डिस्कस्ड ऑन इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर। इनकी पोजीशंस क्या थी? 4 ये डब्बे हैं और दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस वर्सेस पार्टीशन। गांधी कह रहे थे पहले ब्रिटिश को जाने दो, उसके बाद पार्टीशन करना है नहीं करना है इसके बारे में वोटिंग करा लेंगे हम तमाम प्रोविंसेस में, सही है। जिना ने कहा नहीं, ब्रिटिश को भेजना अगर तो पहले डिसाइड करेंगे
कि पाकिस्तान कैसे बनेगा ब्रिटिश जाते ही? पहले ऐसी कोई आप गारंटी देंगे कि ब्रिटिश जाते ही पाकिस्तान कैसे बनेगा, वरना हम आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी ने रिजेक्ट किया टू नेशन थ्योरी का आइडिया कि आप ये जो दो नेशन बोलते हैं मैं नहीं मानता इसको, इंडिया एक है, एक कौम है। जिन्ना कह रहे नहीं, हिंदूज मुस्लिम दो सेपरेट नेशन है, सेपरेट कल्चर के साथ, सेपरेट आइडेंटिटी के साथ, सेपरेट रिलीजन के साथ, तो इनके पॉलिटिकल हक भी सेपरेट है। वो चाहे तो अपने पॉलिटिकल हुकूक का इस्तेमाल करते हुए जहां उनकी मेजॉरिटी है मुस्लिम्स, उसको एक सेपरेट होमलैंड बना सकते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ वन नेशन। सही है, ये जिन्ना ने अपनी पोजीशन रख दी। मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात हुई तो गांधी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई आप मुस्लिम लीग को कहते हैं कि वो तमाम मुसलमानों के लिए बोलती है, हम नहीं मानते ये, पूरे इंडिया के तमाम मुसलमानों के लिए आप नहीं बोल सकते अकेले। जिन्ना ने कहा नहीं, मुस्लिम लीग अकेली स्पोक्समैन है तमाम मुसलमानों के लिए। भाई आप कैसे कह सकते हैं, पिछले इलेक्शन में हाल देखा था, अगर होती, गांधी कहेंगे ना जिन्ना को कि अगर होती मुस्लिम लीग तमाम मुसलमानों के लिए या मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स का भी बात कर ले चलो कि रिप्रेजेंटेटिव होती तो इलेक्शन में अच्छे वोट लेती ना। आप तो ने तो नहीं लिए, अलग अलग इलाकों के अलग अलग नुमाइंदों ने वोट लिए। सही है, जो पिछले इलेक्शन से ये साबित हुआ है। पर जिन्ना वॉज कन्विंस्ड कि नहीं, मुस्लिम लीग सोल रिप्रेजेंटेटिव, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव है तमाम मुसलमानों के लिए, अकेली रिप्रेजेंटेटिव है पूरे इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। इनको पता था कि वो 1939 की जो पोजीशन थी, 1937 की इलेक्शन की जो पोजीशन थी मुस्लिम लीग की, उसकी बनस्बत अब बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि उसके बाद ब्रांचेस हर इलाकों में खोली है, कैंपेनिंग की है, जहां जाके लोगों को शऊर दिया कि मुस्लिम लीग किस हवाले से खड़ी है। तो जो टूटे हुए लीडर्स थे उनको जोड़ा है, बिखरे हुए सारे लीडर्स को जोड़ा है मुस्लिम लीग के बैनर के अंडर। समझ में आ रही बात? तो अब जिन्ना भी शोर थे, उनको पता था कि मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, गांधी कह रहे थे अगर जो गवर्नमेंट बनेगी तो सेंटर के पास मोर पावर होगी और प्रोविंसेस का लिमिटेड पावर होगी। जिन्ना कह रहे थे नहीं, मैक्सिमम पावर प्रोविंसेस के पास होगी, सिवाय चंद मैटर्स के जो सेंटर के पास होंगे। मतलब प्रोविंसेस अपने आप में पूरी पूरी हुकूमतें होंगी, ताकि वो जब चाहे निकल भी सके। ये इसलिए चाह रहे थे। सारी बातें कनेक्टेड है जिन्ना की एक दूसरे से। अलग नेशन है, अलग हुकूक रखती है, प्रोविंसेस का अपनी स्ट्रॉन्ग पावर होनी है, और अभी से डिसाइड कर लो पाकिस्तान कैसे बनेगा। सारी बातें अलग उसकी तरफ ही जा रही है, कोई सेपरेट इलेक्टरेट्स का जिक्र नहीं हो रहा अब यहां पर। क्लियर है? आउटकम क्या निकला? 2 हफ्तों की बातचीत के बाद ये टॉक्स फेलियर हुई, मतलब एंड दे डिडंट कम टू एनी एग्रीमेंट। क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट होता फिर वो गांधी कांग्रेस में जाके बयान करते और जिन्ना मुस्लिम लीग में जाके बयान करते कि भाई हमने ये डिसाइड किया, लेकिन कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाया। ठीक है, अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? गांधी जिन्ना टॉक्स एक तरफ हुई है, वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 1945 पे पहुंच गए, वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो लॉर्ड वेविल वाइसरॉय थे, वो इंडिया से वहां गए, ब्रिटेन गए। ब्रिटेन जाके उन्होंने प्रपोज किया कि इंडिया में दोबारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी चाहिए वाइसरॉय की। ठीक है, रीस्टैब्लिश करनी, मतलब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेंट्रल तो मौजूद ही थी, लेकिन वो सिस्टम ऑफ डायरकी की सूरत कुछ थी। तो कहा कि उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को थोड़ा सा रीथिंक करते हैं, वाइसरॉय की पावर्स को रीथिंक करते हैं कि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बनता तो टेम्पररी वाइसरॉय की क्या पावर्स होंगी, क्या काउंसिल बनेगी, उसको दोबारा डिस्कस करके इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड वेविल आए, वाइसरॉय था ये। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दोबारा से थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करते हैं वाइसरॉय की काउंसिल को। सेंट्रल हुकूमत के अंदर जो वाइसरॉय की काउंसिल होती है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको वो करते हैं, तमाम मेंबर्स इंडियन होंगे। वाइसरॉय की काउंसिल में कौन होंगे आपके? तमाम उस वाइसरॉय की काउंसिल में, जहां पर किसी जमाने में एक भी नहीं हुआ करता था, फिर उसके बाद किसी जमाने 3 एक मेंबर्स हुए, फिर उसके बाद किसी जमाने में डायरकी हो गई कि कुछ इंडियन मिनिस्टर्स होंगे सेंटर के अंदर, बाकी वाइसरॉय की काउंसिल। अब कह रहे वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर तमाम मेंबर्स कौन होंगे? ऑल इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट सिवाय 2 के, एक खुद वाइसरॉय जो कि उन सबका हेड होगा, ठीक है, और दूसरा कमांडर इन चीफ, वो जो आर्मी का चीफ होता है ना, पूरी मिलिट्री को देखता है, वो कमांडर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लो, कमांडर इन चीफ, ये 2 लोग। ठीक है, सिर्फ ये 2 लोग होंगे जो कि नॉन इंडियंस होंगे, जो ब्रिटिश होंगे, बाकी सारे मेंबर्स उस काउंसिल के कौन होंगे? इंडियंस होंगे।
तो कुछ उस काउंसिल से आगे बात बढ़ सकती है ना, लेकर सारे इंडियंस होंगे उसमें। वेवल ने डिसाइड करवा लिया ब्रिटेन से, अब इन्होंने मीटिंग बुलवाई कि यहां से ब्रिटिश से डिसाइड हो गया ये चीज, क्या ठीक है ऐसी वाइसराय की काउंसिल बना लेते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब उसमें अंदर से सारे ब्रिटिश मेंबर हटा के सारे इंडियन कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ वाइसराय और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होगा। तो वेवल ने इस बुनियाद के ऊपर ये फैसला जब हो गया तो इस बुनियाद के ऊपर मीटिंग कन्वीन की, मतलब मीटिंग बुलाई शिमला के अंदर तमाम इंडियन टॉप इंडियन लीडर्स के, अब तक जेल से बाहर भी आ चुके थे, और कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाता। परमानेंट सॉल्यूशन क्या? एक ऐसी हुकूमत जिसमें इंडिया चल सके, वो परमानेंट सॉल्यूशन एक ऐसी हुकूमत जिसमें इंडिया चल सके, उसमें कांग्रेस कह रही है पूरा सिंगल इंडिया हो, मुस्लिम लीग कह रहे नहीं हमारा इसमें से सेपरेट हो, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, डेडलॉक हो गया ना, वो डेडलॉक हो गया। तो उसको हल करने के लिए चले इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते, परमानेंट पे बाद में, लेकिन गवर्नमेंट तो चले, मुल्क तो चले, सबकी पब्लिक यूटिलिटीज रुकी हुई है, हेल्थ सेक्टर नीचे जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर नीचे जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा है, कोई चीजें प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही, लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सही ना, प्रॉपर्टी के रेट नीचे, हर चीज बिलो जा रही है, बिकॉज वॉर टाइम्स तो चल ही रहे थे इंटरनेशनल, और खुद यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस मंजर को तो कुछ दुरुस्त करने के लिए कुछ इंटरिम मतलब बीच में शॉर्ट टर्म कोई गवर्नमेंट तो बनाए। अच्छा, कांग्रेस के लीडर्स कौन थे? अबुल कलाम आजाद और गांधी। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस ज्वाइन किए हुए थे, अबुल कलाम आजाद वाज नॉट पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग, अबुल कलाम आजाद वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट प्लान कि सेपरेट किया जाए मुस्लिम स्टेट्स को। अबुल कलाम वाज पार्ट ऑफ द प्लान के मुसलमानों को के पॉलिटिकल राइट सिक्योर हो लेकिन मुल्क अलग नहीं हो, वो इस पार्ट के साथ थे शुरू से, ठीक है। तो गांधी, अबुल कलाम आजाद इन्होंने लीड किया कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को किसने लीड किया? जिन्ना को। इनके कौन सी वाली कॉन्फ्रेंस में? शिमला कॉन्फ्रेंस में। बेटा शिमला कॉन्फ्रेंस है ये, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से ही जहन में रखना, ये तीन चीजें जहन में रखना। शिमला डेप्यूटेशन थी एक, वो क्या थी? जिसकी बुनियाद पे मुस्लिम लीग बनी थी। अक्टूबर में शिमला डेप्यूटेशन हुई 1906 में, और उसके 2 महीने बाद दिसंबर में मुस्लिम लीग बन गई। और यह है शिमला कॉन्फ्रेंस, यह अलग है। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है? 1945 में हुई है ये लॉर्ड वेवल ने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना के इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का जो इरादा रखने की तहत से एक मीटिंग बुलवाई थी शिमला के अंदर। ये शिमला कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस को लीड कर रहे हैं अबुल कलाम आजाद और गांधी, जबकि मुस्लिम लीग को लीड कौन कर रहे हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर ये शिमला कॉन्फ्रेंस है। और तीसरी शिमला मिर्च है, नथिंग एल्स, वो 2 ही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ? डेडलॉक। इस डेडलॉक के लफ्ज से समझ जाना, डेडलॉक का मतलब दो कमरे, 2 दरवाजे अलग अलग बंद है, इस कमरे वाले के पास ये जो बंद है उस कमरे वाले के रूम की चाबी है, और उस कमरे वाले के पास इस कमरे वाले के रूम की चाबी है। तो डेडलॉक हो गया कि पहले इसको निकालने के लिए वहां से चाबी चाहिए, उसको निकालने के लिए यहां से चाबी चाहिए। इसी तरीके से इसको चिकन एग आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, ये नहीं हल होने वाला। क्या डेडलॉक है? मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन का एक डेडलॉक है। जिन्ना कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ही तमाम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव है, गांधी कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम लीग नहीं है और सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑल इंडियन मुस्लिम्स की। ये देखो हम अबुल कलाम आजाद लेके आए, सही है। जिन्ना ने इंसिस्ट किया नहीं है, वो जिन्ना ने रिजेक्ट किया ये, क्या मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव अगर पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम लीग है, सही है, क्योंकि यही मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। सो दिस वाज अ डेडलॉक, जिसके बाद आगे बात ही नहीं बढ़ती। और लॉर्ड वेवल भी इस डेडलॉक को सुलझाते तो इसके बाद ही कुछ होता ना, नहीं सुलझ पाया उनसे, तो लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस को फेलियर कह दिया। इससे पहले क्या फेलियर हुआ? क्रिप्स मिशन। वैसे बहुत सारे फेलियर हुए, लेकिन ताजा अभी पीछे फेलियर क्या हुआ है? 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में क्या फेल हो गया? शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए कि भाई इलेक्शंस तो होंगे, पोस्ट वॉर इलेक्शंस होने थे ना, वो होंगे। लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, उसी की बुनियाद पे ही होंगे तो होंगे, सही। अब के जो इलेक्शंस हुए 1945 1946 के, उसके अंदर पिक्चर काफी डिफरेंट है।
पिछले वाले से।